फ्रेंड टू यू ऑल। तो मित्रों, इंडियन ज्योग्राफी के हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 5th टॉपिक, जिसका नाम है फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। फैक्चुअल थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स भी आएंगे, एंड फैक्ट्स तो जैसे हमारे यूजुअल रहते हैं वो तो हमारे कवर होंगे ही होंगे। ठीक है। तो आई होप आप सब लोग काफी ध्यान से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि कंटेंट जो है वो काफी कंसाइज है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन एप्ट है। जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होना चाहिए उतना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी निगाह क्लाइमेटिक मैप पे डाल लेनी चाहिए, इंडिया के क्लाइमेटिक मैप। है ना। हम सबको पता है भाई, हमारी कंट्री में बीच से यहाँ पर कौन सी लाइन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? हमारे देश को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक जो नीचे वाला हिस्सा सदर्न, और एक नदर्न वाला। तो ये जो सदर्न वाला इलाका आता है ना, इसको हम बोलते हैं विद इन ट्रॉपिक्स, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में आता है। यहाँ कहीं नीचे हमारी इक्वेटर आती है, उसके नीचे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। तो इनके जो बीच वाला इलाका होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है। ये इक्वेटर के थोड़ा पास होता है, और इसीलिए ईयरली इनको क्या है, टेम्परेचर जो है, काफी टेम्परेचर इनको देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके अपोजिट अगर हम देखें, सब ट्रॉपिकल रीजन ये इक्वेटर से अपोजिट होता है, और यहाँ पर हमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। यानी कि गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, और बारिश भी बहुत ठीक ठाक हो जाती है, और सर्दी भी बहुत ज्यादा होगी। ये सिचुएशन होती है। ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई आप इंडिया के क्लाइमेटिक मैप को समझते हैं या नहीं समझते। फर्दर सबसे पहले हमारी बात आती है कि भाई नेचुरल वेजिटेशन होता क्या। अब नेचुरल वेजिटेशन का मतलब एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटीज होती है ना, वैसे ही एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया है काफी टाइम के लिए, है ना, दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवर अ लॉन्ग टाइम, ताकि इसकी जो इंडिविजुअल स्पीसीज है ना, जो इसके पेड़ पौधे हैं, जो इसके इंडिविजुअल स्पीसीज है, वो खुद को एडजस्ट कर सकें। किस चीज के लिए एडजस्ट कर सके? उस जगह का जो क्लाइमेट है, और उस जगह की जो सॉइल कंडीशंस है, उनके लिए ये खुद को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है काफी टाइम के लिए, इंडिविजुअल स्पीसीज, ताकि उस जगह की क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस के हिसाब से खुद को फुली एडजस्ट कर सके। यही होता है भाई हमारा एक नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जंगल। अब जंगल को समझ लीजिए, जंगल में हम डिस्टर्बेंस नहीं करते ना, तो अपने हिसाब से जैसा उगना होता है, पेड़ पौधे वैसे उगते हैं, तो वही होता है भाई हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अब अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो हिमालयाज में जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी कि जो वेजिटेशन मिलेगी, वो टेम्परेट मिलेगी। यानी कि जो आपकी माइल्ड टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर लेती है ना, कम टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर लेती है। फिर अगर हम वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपके एरिया आते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम डेल्टास की बात कर रहे हैं, हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, प्लस हमें वहां पे मैंग्रोव्स भी देखने को मिलते हैं। ये सब आगे आके बताऊंगा मैं आपको। और फिर अगर हम एरिड एरियाज की बात करें, यानी कि डेजर्ट प्लस सेमी डेजर्ट एरिया जो आपके हमारे हैं राजस्थान के, प्लस गुजरात के, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको कैक्टस की वेराइटीज देखने को मिलती है, बहुत अलग अलग झाड़ियाँ यानी कि बुशेस देखने को मिलती हैं, काफी लंबे लंबे पेड़, जैसे खेजड़ी का पेड़ होता है, ये सब आपको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो थॉर्नी होती है। ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया है। अब हमें देखना है कि भाई क्लासिफाई कैसे करते हैं फॉरेस्ट को। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, यानी कि फॉरेस्ट को कौन मैनेज करता है, उसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज में इंडिया में इनका क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट आ जाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आपके जो होते हैं, ये डायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट इनको क्या कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, और पब्लिक एंट्री इनके अंदर में नहीं होती। पब्लिक एंट्री आपकी किस पर्पज के लिए नहीं होती? जैसे कि आप लकड़ी की इकट्ठा करने के लिए, टिम्बर की कलेक्शन के लिए जाना चाहें, ठीक है, या फिर आप जानवरों को चराने के लिए, उनकी ग्रेजिंग के लिए जाना चाहें, तो भाई ये सब बंद होता है। हमारे देश के टोटल फॉरेस्ट एरिया में से 53% जो है वो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है।
दूसरे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आपके मैनेज तो किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही, गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, लेकिन जो आपके लोकल लोग होते हैं, जो लोकल पब्लिक होती है आसपास रहने वाले, उन लोगों को आपका फ्यूल के लिए जो लकड़ी होता है ना, वो कलेक्ट करने के लिए अलाउ किया जाता है। इवन टिम्बर के लिए भी उन लोगों को अलाउ किया जाता है, और वो जानवरों को भी चरा सकते हैं, लेकिन सीरियस डैमेज फॉरेस्ट को नहीं होना चाहिए, है ना, ये कंडीशंस रहती हैं। अब अगर इनकी बात करें तो टोटल हमारे जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 29% जो है वो हमारा आ जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फर्दर नेक्स्ट आता है भाई हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप चाहे तो पेड़ जो है उनको भी काटिए, ठीक है, कटिंग ट्रीज इज अलाउड। इसके साथ साथ ग्रेजिंग ऑफ कैटल इज ऑल्सो अलाउड, ये भी अलाउड रहती है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अब हमारे देश का जो TFA यानी कि टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 18% जो है वो आ जाता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे था, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनको किस हिसाब से क्लासिफाई किया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनको क्लासिफाई किया है स्टेट, कमर्शियल और प्राइवेट फॉरेस्ट के हिसाब से। स्टेट का मतलब क्या होता है? ये आपके होते हैं फुल कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट की। कौन सी गवर्नमेंट की? स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के अलग अलग एरियाज होते हैं, है ना। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के फुल कंट्रोल में होते हैं ये, और तकरीबन हमारे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज हैं वो सब आपके इस कैटेगरी में लाए गए। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया का अगर हम देखें इस पर्सपेक्टिव से तो 94% जो है वो हमारे स्टेट फॉरेस्ट के अंडर में आ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट कमर्शियल फॉरेस्ट। तो कमर्शियल जो फॉरेस्ट होते हैं इनको कौन ओन करता है? लोकल बॉडीज, ठीक है। लोकल बॉडीज में कौन सी आ जाती है? पंचायत आ जाती हैं, है ना, म्यूनिसिपल जो क्या बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आ जाते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स आ जाते हैं, टाउन बोर्ड्स आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ जाते हैं, विलेज पंचायत वगैरह आ जाते हैं। तो म्यूनिसिपल्स एंड पंचायत मोस्टली इनको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और ये हमारे देश के तकरीबन कितने हैं? ये हमारे देश के तकरीबन है 5%, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट फॉरेस्ट। तो ये आपके रहते हैं प्राइवेट ओनरशिप में, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंडर में ये होते हैं। और ये तकरीबन हमारा TFA का कितना पोर्शन कवर करते हैं? स्लाइटली मोर देन 1% से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा क्लासिफिकेशन। अब एक और क्लासिफिकेशन आता है कि भाई उस फॉरेस्ट के लीव्स के बेसिस पे, यानी कि उनकी पत्तियां किस तरीके की होती है। तो पत्तियों के बेसिस पे देखा जाए तो दो ब्रॉड ग्रुप्स में इनका हमने किया है कैटेगराइजेशन। सबसे पहले कॉनिफर फॉरेस्ट आते हैं। कॉनिफर फॉरेस्ट को हम बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि ये माइल्ड टेम्परेचर वाले इलाकों में होते हैं, है ना। तकरीबन हमारे देश का TFA का 6.5% जो है वो कॉनिफर फॉरेस्ट के अंदर में आता है। ये जो आपको इस तरह के फॉरेस्ट दिख रहे हैं ना, ये हिमालयस रीच वगैरह में होते हैं, ऐसे नुकीले नुकीले पत्तों वाले, ये आपके होते हैं कॉनिफर फॉरेस्ट। दूसरे होते हैं ब्रॉड लीव्स, यानी कि चौड़ी पत्तियों वाले। तो ये आपको ट्रॉपिकल एरियाज में भी मिलेंगे, एंड जो आपके सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहां पर मॉनसून काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इनको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। हमारे TFA के तकरीबन 94% जो कंट्री के फॉरेस्ट है वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। ये आपको प्लेन्स में भी मिलेंगे, ये हमारे प्लेट्यूज में भी मिलेंगे, ठीक है। इवन ये आपको लोअर रीचेस जो माउंटेन्स के होते हैं वहां पे भी आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि बहुत सारे कॉमन फीचर्स को हमने इकट्ठा किया, जैसे कि वेजिटेशन उस जगह पे कैसी है, प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन किसी भी एरिया की किस तरह की है, किस तरह के पेड़ पौधे वहां पर हैं, ये हो गया पहला रीजन। दूसरा, क्लाइमेटिक रीजन्स आपके जो है उनको हमने इकट्ठा किया कि भाई क्लाइमेट इनका भी एक जैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद में हाँ, ये दो आपके 2 पॉइंट्स हैं, इनको हमने इकट्ठा किया है, और इन्हीं पॉइंट के हिसाब से हमने इनको कुछ 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि टोटल ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं, जिसका एक सब पार्ट हमारा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आ जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाते हैं, जिसमें एक होते हैं मॉइस्ट बारिश वाले, एक होते हैं ड्राई। तीसरा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, फिर माउंटेन फॉरेस्ट, और उसके बाद लिटरल एंड स्वॉम्प फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम ट्रॉपिकल
मॉइस्ट फॉर डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में अगर मॉइस्ट की बात करें तो ये हमारी कंट्री में कितने ज्यादा हैं, ये हमारी कंट्री के टोटल फॉरेस्ट एरिया में से 37% कवर करके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन से आते हैं, इसके बाद ड्राई डेसिडियस आ जाते हैं। ड्राई डेसिडियस का कितना पार्ट है, तकरीबन 28.8%। ठीक है, इतना ये कवर करके चलते हैं। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये करते हैं भाई हमारे टोटल फॉरेस्ट एरिया का 12.1%। और उसके बाद में जो आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाते हैं, ये करते हैं तकरीबन 9.5%। ठीक है, फिर उसके बाद में माउंटेन में जो आपका आ जाता है, माउंटेन में भाई हमारे जो लोअर रीचेस वाले हैं, लोअर हिमालयाज वाले समझ लो, या वैलीज वाले जो हैं, वो 7% कवर करते हैं। और माउंटेन में ही दूसरी कैटेगरी आती है अल्पाइन वाली, यानी कि पर रीचेस वाली, अल्पाइन और सब अल्पाइन, ये करते हैं 2.9%। ठीक है, तो और ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट डेजर्ट वाले, ये कितने करते हैं, 2.6%। और जो हमारा लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है, यानी कि वेटलैंड्स हैं, यानी कि जो आपकी स्वैम्पी वाले इलाके हैं, मैंग्रोव वगैरह जहाँ होते हैं, वो है 0.06%। तो भाई सबसे पहले हमारा टाइप आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं। रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये आपको ये हल्का जो ग्रीन कलर है इससे शो किया है। ठीक है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट आपको हिमालयाज के फुट हिल्स में मिलेंगे, यहाँ साइड है ना, कौन सा इलाका हो गया, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, यहाँ देखने को मिलेंगे। जो भी तराई वाला इलाका है, थोड़ा ऊपर वाला इलाका रहता है ना, जहाँ पर आपके पहाड़ थोड़े छोटे छोटे होते हैं, वहां मिलेंगे। इसके बाद जो आपका वेस्टर्न स्लोप्स है, ये वेस्टर्न घाट का यहाँ हो गए। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हिल्स हो गए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स हैं वहां पर भी मिलते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, अंडमान और निकोबार में भी मिलते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका भावर और तराई वाला इलाका है, यहाँ पर भी हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं भाई, क्लाइमेट कैसा पाया जाता है यहाँ पर, तो ये आपके जनरली वार्म और ह्यूमिड जो एरियाज होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। मतलब प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और इनको एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए, इनको एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, और इनका मीन एनुअल टेम्परेचर कितना है, मीन एनुअल टेम्परेचर ये इनका तकरीबन होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इतना। ठीक है, ये रीजन्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस इनकी डिसाइड हो गई। इसके बाद अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये होते हैं भाई वेल स्ट्रेटिफाइड। अब ये स्ट्रेटिफाइड से हमारा क्या मतलब है, स्ट्रेटिफाइड से हमारा सीधा मतलब है कि लेयर्ड होते हैं, यानी कि ये जो आपको पूरा जो जंगल है ये लेयर्स में मिलेगा। यानी कि अगर हम लोअर लेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ की, तो यहाँ पर आपको झाड़ियाँ मिलेंगी, श्रब्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर वाले ट्रीज मिलेंगे। कि जो ये ट्रीज होते हैं ना, ये ज्यादा बड़े नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर होता है शॉर्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आपको थोड़े से और बड़े ट्रीज मिलेंगे, फिर थोड़े से और बड़े ट्रीज मिलेंगे। तो यहाँ पर एक क्या होता है, इस लेयर्स बन जाती हैं। पहले आपकी झाड़ियां आ गई, शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री, फिर उनसे थोड़े बड़े ट्रीज, फिर थोड़े और बड़े ट्रीज, और फिर सबसे ऊपर वाले ट्रीज। ये जो ट्रीज होते हैं ना, इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता कि मतलब कि इस टाइम पर ये अपनी पत्तियों को शेड करेंगे, कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता इनका टू शेड द लीव्स। ठीक है, कोई ऐसा डेफिनेट टाइम नहीं होता। तो इसीलिए ये आपके थ्रू आउट द ईयर क्या है, आपको कैसे अपियर होंगे, थ्रू आउट द ईयर आपको ग्रीन अपियर होंगे। ठीक है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब ऐसे एरियाज जहां पर आपकी एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, वहां पर इन फॉरेस्ट की डेंसिटी होती है हाई। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, काफी ज्यादा घने होते हैं। वहीं हाँ, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रीज मिलेंगे उनकी हाइट कितनी होगी, उनकी हाइट आपको मिल जाएगी 45 to 60 मीटर, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, इतनी हाइट मिल जाएगी आपको। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे, अगर आप किसी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या प्लेन से जा रहे हैं, तो अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देगा, नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, बस ऊपर की ये कैनोपी दिखाई देगी। कैनोपी का मतलब कि ऊपर वाला सरफेस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। छाता होता है ना, छाते का ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है, तो इसको कैनोपी बोला जाता है, कैनोपी। तो ट्रीज का जो अपर स्ट्रक्चर होता है उसको भी कैनोपी कहा जाता है, तो आपको सिर्फ कैनोपी दिखेगी।
ठीक है। यहाँ पर आपको और कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पर आपको केन्स मिलेंगे, ठीक है, पाम्स मिलेंगे, बेम्बूज मिलेंगे। तो ये जो आपके कुछ फर्न्स हो गई, क्लाइंबर्स हो गई, यानी कि बेलें हो गई, छोटी छोटी झाड़ियां हो गई, ये जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, बेलें होती हैं, क्या करती है, यहाँ पर चलना फिरना मुश्किल कर देती है। ठीक है, आप इजिली नहीं जा सकते क्योंकि ये आपको वेजिटेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर हम स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज में आपको कौन कौन सी मिलेंगी, यहाँ पर स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज में मिलेंगी रोजवुड, महोगनी, ठीक है, पैनी, इबोनी, एटसेट्रा, ये आपको सब मिलेंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया कि जो लोअर लेयर्स होती हैं यहाँ पर श्रब्स और क्रीपर्स होते हैं। उसके बाद में आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर की ट्रीज मिल जाएंगे 5 से लेके 20 मीटर तक, 20-30 मीटर तक। उसके बाद में आपको टॉल वैरायटी मिल जाएगी 40 से लेके 60 मीटर तक। और उसके बाद में यही भाई आपकी कैनोपी बनाते हैं और इन्हीं को मैक्सिमम सनलाइट मिलती है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे पेड़ों में होता है कंपटीशन। कंपटीशन कैसा, कि भाई किसको सनलाइट ज्यादा मिलेगी। तो भाई जो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में जीत गए वो आपके लंबे हो गए, क्योंकि उनको चाहिए थी सनलाइट। तो वो सनलाइट को लेने के लिए और ऊपर उठते चले गए, है ना। और जो जिन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई, जो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए, जो नीचे रह गए भाई, वो छोटे रह गए। तो इसीलिए उनका स्ट्रक्चर भी कम है, क्योंकि इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, जबकि इनको जो है प्रॉपर सनलाइट मिलती है। और यही एक रीजन है कि भाई ये सनलाइट लेने के लिए और ज्यादा ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई ये जो आपका छांव वाला इलाका है, जो नीचे वाला इलाका है, यहाँ पर आपको घास वगैरह जो है वो कम देखने को मिलेगी, घास नहीं मिलेगी। बाकी बेलें, झाड़ियां वाड़ियां, ये सब काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होता है भाई हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसमें एक और पॉइंट होता है कि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं ये लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, लॉन्ग होती है, और इनकी एंडिंग होती है नैरो। ये आप देख रहे हैं ना, नैरो एंडिंग, ऐसे पॉइंटी सी रहती है। इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि इससे ये जो पत्तियां हैं ना, ये अडेप्ट कर लेती हैं रेनफॉल के। जब भी इनके ऊपर पानी आता है, तो ये पानी की बूंदें हैं ना, ये आराम से यहाँ से बह के बाहर चली जाती। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर पानी यहाँ पर जमा रहेगा, पानी जमा रहेगा, तो फिर उसके बाद में हीट आएगी, यानी कि ह्यूमिडिटी यहाँ पर हाई रहती है ना, तो हीट आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस हीट की वजह से पानी वहां पर जम जाएगा और हो जाएगी इनके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ। इस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से यहाँ पर डेवलप हो जाएगी फंगस, और वो पूरी पत्तियों को सड़ा के रख देगा, एंड इन टर्न पेड़ भी बाद में सड़ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो भाई इनके रीजन्स की बात करूं तो इतना समझना बस आपको कि जितना भी हमने अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की थी, इनके जो लेस रेनी पार्ट्स होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो बारिश होती है, लेकिन उनकी जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं, जहां पर बारिश कम होती है, वही हमारे होते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी कि ये हमारा कोई एरिया था, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला जंगल था, लेकिन इसका ये जो आउटर वाला इलाका है, ये वाला, यहाँ पर बारिश कम होगी, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाए, है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बाहर वाली बाउंड्री होती है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ की अगर हम बात करें, तो यहाँ कितना चाहिए होता है इनको भी, रेनफॉल जो चाहिए होती है एनुअली, वो 200 से लेके 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। और इनको जो मंथली टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि ये हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। यानी कि यही आपके, सॉरी क्या स्पेलिंग है, हाँ, यही आपके धीरे धीरे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में टर्न हो जाते हैं। यानी कि अगर इन एरियाज को, ये कोई भी एरिया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला पार्ट है, अब यहाँ पे बारिश थोड़ी कम कम हुई, है ना, तो ये एरिया धीरे धीरे आपका जो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सेम जगह है कि भाई वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, ठीक है, असम की जो अपर असम की जो वैलीज हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेंगी, हिमालयाज के स्लोप पे देखने को मिलेंगे, उड़ीसा वगैरह में है, वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ इलाके हैं। अब एक और पॉइंट आता है भाई इनमें कि जो आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये एक मिक्स होते हैं। किसका मिक्स होते हैं, ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट प्लस जो आपके मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडियस तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लेकिन मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं, उनके ये क्या होते हैं, एक मिक्स होते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला फॉरेस्ट वाला इलाका था,
इसका जो आउटर इलाका था वो कौन सा था? वो था सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। और उसके बाद वाला जो इलाका था वो हमारा हो जाता है कौन सा? ये हो जाता भाई हमारा मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस। और उसके भी बाहर वाला जो इलाका होता है वो होता है भाई हमारा ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो ये जो हमारा सेमी एवरग्रीन वाला फॉरेस्ट वाला इलाका होता है, ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज होता है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही धीरे धीरे क्या करते हैं, चेंज कर जाते हैं। किसमें चेंज कर जाते हैं? ये आपके चेंज कर जाते हैं आपके सेमी एवरग्रीन में। और ये जो सेमी एवरग्रीन वाला आपका इलाका होता है, यही यूजुअली आपका बाद में मॉइस्ट डेसिडियस बन जाता है, ठीक है। जो आउटर रीजन है भाई हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स के, यही धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं सेमी एवरग्रीन में, ठीक है। और सेमी एवरग्रीन आपका एक मिक्स होता है मॉइस्ट डेसिडियस का प्लस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि इन दोनों फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेमी एवरग्रीन्स में देखने को मिलेंगे। तो सेमी एवरग्रीन को हम बोलते हैं कि भाई ये एक ट्रांजिशनल फेज है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो अपनी जो लीव्स वगैरह होते हैं उनको काफी तेजी से शेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं? यहाँ पर आपको व्हाइट सेदार देखने को मिलेगा, हॉलोक देखने को मिलेगा, मेसुआ हो गया, लॉरेल, चंपा एंड चमेली, नहीं भाई चमेली नहीं, कैल ठीक है, जैस्मिन नहीं होता, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो ये वो हमारा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसकी हम अभी हम बात कर रहे थे। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपके होते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, यानी कि ये बारिश के ऊपर डिपेंडेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको मॉनसून फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर डोमिनेंट स्पीसीज आपकी टीक की और साल की, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी डोमिनेंट स्पीसीज होती है, जनरली इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमारे देश का जो मैक्सिमम आपका जो वेजिटेशन है, यानी कि अगर आप इससे देखो तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट आपका ये पूरा जो ऑरेंज वाला इलाका ये कवर कर रहा है, ये असम का, नॉर्थ ईस्ट का, ये पूरा यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट कर रहा है। और ट्रॉपिकल ड्राई जो है वो भी भाई इसके साथ में लगा हुआ है, और वो भी हमारे देश का पूरा मेजर हिस्सा कवर कर रहा है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलके हमारे देश का नेचुरल वेजिटेशन को बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मतलब 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहां भी बारिश होती है वो एरिया बेसिकली कहलाता है आपका मॉनसून फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपके उसकी कैटेगरी में लाई करते हैं। यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही होती है। ये क्या करते हैं? हर साल ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं काफी तेजी से, हर साल ईयरली। एक फिक्स टाइम होता है, जैसे अभी वाला जो टाइम है, अभी वाले टाइम में क्या भाई बसंत पंचमी है हमारी, है ना, बसंत पंचमी अभी निकल गई। तो बसंत पंचमी के जस्ट बाद ही क्या होता है कि भाई आपका एक बसंत का सीजन आने लगता है। बसंत के सीजन में क्या होता है, पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा के नई पत्तियां उसमें उगने लगती है, ठीक है। ये आपका सर्दी से पहले भी होता है। तो इस टाइप क्या होता है, ये लोग अपनी लीव्स को शेड करते हैं, और ये लीव्स कब रीग्रो करती हैं? ये आपकी लीव्स आपकी मॉनसून में रीग्रो करती है, ठीक है। बसंत के बाद में, मॉनसून के बाद में ये आपकी ग्रो करने लगती है। अब ये फॉरेस्ट आपको कहाँ पाए जाएंगे? ये आपके ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ से नीचे वाला जो ट्रॉपिकल एरिया है, प्लस जो आपका सब ट्रॉपिकल एरियाज है। लेकिन सब ट्रॉपिकल एरियाज में वही एरियाज आपके जहाँ पर ह्यूमिडिटी प्रॉपर इनको मिलेगी, यानी कि ह्यूमिड रीजन्स वहां पर मिलेंगे, ठीक है। अब पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने इनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो हो जाती है मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब है मॉइस्चर, और दूसरे हो जाते हैं ड्राई, यानी कि जहां पानी होता है कम, ठीक है। अब इनके अगर हम लैंडस्केप की बात करें, ओवरऑल अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस के लैंडस्केप की बात करें, तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, लाइक साल हो गया, बेम्बूज हो गए, ठीक है, और श्रब्स हो गई, यानी कि झाड़ियां होती हैं जो काफी पेड़ों के आसपास होती है, उनसे चिपक जाती है, वो फिर उसके बाद काफी घना जंगल टाइप का बना लेती है, ठीक है। ये जो हमारा साल है और ये जो टीक है, ये आपके इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ होते हैं। प्लस आपका चंदन के पेड़, यानी कि सैंडलवुड, वो भी काफी ज्यादा होते हैं। शीशम, हुर्रा, ठीक है, खैर, ये पेड़ इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसकी पहली कैटेगरी आती है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की, ठीक है। मॉइस्ट डेसिडियस का फॉरेस्ट का मतलब होता है, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर। इनको मॉइस्चर जो है वो कहाँ से मिलता है? रेनफॉल के जरिए इनको मॉइस्चर मिलता है,
और डेसिडियस का मतलब इनको सनलाइट जो है वो थ्रू आउट द ईयर मिलती रहती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इनको सनलाइट भी मिलती रहती है। ये क्या करते हैं, ये ड्राई विंटर के टाइम में यानी कि सर्दियों में अपनी पत्तियों को शेड करते हैं। ये इनका पहला काम हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ ड्राई समर में भी ये काम करते हैं। ड्राई समर और ड्राई विंटर दोनों में ये अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं, शेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में रेनफॉल प्रॉपर नहीं होती, मॉइस्चर प्रॉपर नहीं होता है उस टाइम पे। ड्राई विंटर में भी रेनफॉल नहीं होती और ड्राई समर में भी इनके पास रेनफॉल नहीं होती, मॉइस्चर की कमी होती है, तो ये पत्तियों को हटा देते हैं। अब ये आपके ज्यादातर उन एरियाज में पाए जाते हैं यहाँ पर एनुअल रेनफॉल आपको 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे जो हो गए, ठीक है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। ये जो हिमालयाज के फुटहिल्स हो गए, ये वाला इलाका हो गया। ईस्टर्न स्लोप्स हमारे जो वेस्टर्न घाट्स वाले हो गए, ये वाला इलाका हो गया। और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया। यहाँ पर ट्री स्पीसीज कौन सी मिलेगी यहाँ पर भाई? टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमुअल, कुसुम भी होता है भाई यहाँ पे। ठीक है, एंड सेंटल। ये आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। वहीं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इन्होंने भी हमारी कंट्री की ग्रेटर पार्ट को कवर करके रखा हुआ है, जहां पर रेनफॉल कितनी होती है? जहां पर रेनफॉल होती है 70 से लेके 100 सेंटीमीटर, यानी कि इन एरियाज में रेनफॉल थोड़ी कम देखने को मिलती है। जबकि अगर मान लीजिए ये आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है और इसकी जो बाहर वाले पार्ट है, यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होगी, तो ये आपके मॉइस्ट वाले पार्ट कहलाएंगे। ठीक है, मतलब इनकी जो वेटर मार्जिन्स होती हैं, यानी कि इनकी वो इलाके जहां पर बारिश ज्यादा होती है, वो आपके मॉइस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और यही मॉइस्ट, जब उनकी बारिश कम होती है तो धीरे धीरे ये ड्राई में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही ड्राई, अगर इनमें और कम बारिश होती है तो यही ड्राई फॉरेस्ट आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, यानी कि डेजर्ट वाले जो फॉरेस्ट है उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है, उसके जो हायर रेनफॉल वाले रीजन्स हैं, प्लस है ना, पेनिनसुलर प्लेटू के जो हायर रेनफॉल वाले इलाके हैं, प्लस ये जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है, ये एक पार्कलैंड लैंडस्केप आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये पार्कलैंड लैंडस्केप होता है। पार्कलैंड लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि पार्क की तरह खुला हुआ, मतलब ओपन स्ट्रेचेस आप इजिली इन पेड़ों के थ्रू देख सकते हैं, काफी दूर तक देख सकते हैं, इतने ज्यादा घने नहीं होते, ओपन स्ट्रेचेस आपको देखने को मिलेंगे। और ड्राई सीजन में ये पेड़ आपको नेकेड अपीयर होते हैं, यानी कि ये अपनी पत्तियां वगैरह टोटली हटा देते हैं। एक बार मैं गांव में बारात में गया था, उस गांव में किसी भी पेड़ पे एक पत्ती नहीं थी। वी आर सो अमेज्ड कि भाई कोई भी पत्ती नहीं है किसी पेड़ पे, मतलब लिटरली ऐसा हो रखा था वहां पे। ठीक है, तो ये पेड़ क्या करते हैं, ये ड्राई सीजन के दौरान अपनी पत्तियां चढ़ा देते हैं। ठीक है, इनकी जो कैनोपी होती है, जो ऊपर वाला इलाका होता है, ये क्लोज्ड होती है और अनइवन होती है। यानी कि आपका जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन में था ना कि भाई एकदम बहुत अच्छे से होती है, लेकिन यहाँ पर आप इजिली स्पॉट कर सकते हैं नीचे की चीजें। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपको घास वगैरह काफी देखने को मिलेगी, घास हो गई और बाकी आपकी जो झाड़ियां हो गई, क्लाइंबर्स वगैरह हो गए, वो भी आपको काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सनलाइट जो है वो इजिली ग्राउंड तक पहुंच रही। ठीक है, तो ये आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा, ये आपको साउथ ईस्ट राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हरियाणा और पंजाब के ये जो प्लेन्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कच्छ में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश के जो बहुत सारा पार्ट है वो इसमें आ जाता है, और हिमालय के फुटहिल्स है वो भी आ जाता है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर भाई आपके ट्री स्पीसीज होती हैं? तो भाई तेंदू हो गया। ठीक है, तेंदू के बाद आपका पाल्स हो गए, अमलतास, फिर इसके बाद बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सब जो है वो हमारे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल थॉर्न, एक सेकेंड, हाँ, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपके उन एरियाज में ग्रो होते हैं जहां पर आपको रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम मिलती है, ऐसे एरियाज है ना, कांटे वाले। तो कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं भाई? हमारे आ जाते हैं सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, यहाँ वाला इलाका। ठीक है, हरियाणा का ये वाला इलाका है, वेस्टर्न इलाका, ये आ जाता है। इसके बाद राजस्थान का काफी सारा पार्ट आ जाता है। ठीक है, गुजरात का पार्ट आ जाता है, और गुजरात के पार्ट के बाद में एक हमारा आता है, हाँ, गुजरात का पार्ट आ जाता है। और फिर ये जो पिंक से जितना भी डिपिक्टेड है ना, यहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं।
ठीक है, मध्य प्रदेश का पार्ट आ जाता है, यूपी का पार्ट आ जाता है, ये सारे पार्ट आ जाते हैं। इन फॉरेस्ट में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली आपको दिखेंगे लीफलेस, यानी कि पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इसको बोला जाता है स्क्रब वेजिटेशन। किचन वाला स्क्रब नहीं, स्क्रब वेजिटेशन। ठीक है, स्क्रब वेजिटेशन होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो ग्रास होती है वो भी अलग अलग वैरायटी की देखने को मिलती है। ठीक है, श्रब्स वगैरह जो हो गई, झाड़ियाँ हो गई, कुछ लंबे लंबे पेड़ भी आपको दिखेंगे। और जो पेड़ आपको दिखेंगे ना लंबे लंबे, उनकी जो रूट्स होती है वो काफी बड़ी होती है, यानी कि लॉन्ग होती है, ताकि जो उनका तना है, जो उनका स्टेम है, वो मैक्सिमम पानी अपने अंदर स्टोर कर सके, मैक्सिमम वाटर अपने अंदर स्टोर कर सके। ट्री स्पीसीज में आपको बबूल कांटे वाला होता है भाई, है ना, पेड़ हो गया, पेड़ में भी कांटे होते हैं। वाइल्ड डेट पाम, ये भी होता है। खैर, नीम, खेजरी। खेजरी तो मेरे ख्याल से राजस्थान वाले जानते ही होंगे। खेजरी का पेड़ जो होता है काफी लंबा होता है, यानी कि ऐसा बड़ा सा पेड़ होता है, उसके ऊपर वेजिटेशन होती है। तो ऊंट वगैरह होते हैं ना, वो उसको चबा लेते हैं। ऊंट वगैरह वहां पहुंच पाते हैं, और बाकी के जो नीचे वाले जानवर होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। इसका एक रीजन ये भी समझ लो कि भाई ऊंट वगैरह जो है, ऊँटों की वजह से ये पेड़ आपके लंबे हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है ऊंट भाई हमारे तक पहुंच जाएंगे, तो ये लंबे हो गए। मतलब यहाँ पर एक और चीज होता है, यहाँ पर सरकंडे होते हैं। सरकंडे मतलब आपके होते हैं टस्की ग्रास। ठीक है, ये टस्की ग्रास होती है, टस्की ग्रास, इसको सरकंडे भी कहा जाता है। 2 मीटर तक, 2 मीटर तक इनकी हाइट होती है, और ये इनकी ग्रोथ काफी हो जाती है। पठानकोट में जो एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक हुआ था ना, उस टाइम पे वहाँ के सरकंडे साफ नहीं थे भाई। वहाँ के जो सरकंडे थे आसपास के बाउंड्री के, वो बहुत बड़े बड़े हो रखे थे, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। खैर, वो कहानी किसी और दिन। तो ये वही हमारे हुए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो भाई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बाद में हम सीधे चलते हैं थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमारे हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का सीधा सा मतलब है भाई माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, जो आपके माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं उनको ही माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात हम सबको पता है कि माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है। ऐसा होता है कि भाई जितना ज्यादा आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर जो है वो नीचे आता जाएगा, है ना। हाइट जितनी आप ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर नीचे आता जाएगा। तो उसकी वजह से जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होती है, वहां पर भी हमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम हिमालयन रीजन की बात कर रहे हैं, हम ये पूरा हिमालयन रीजन की ही बात करें, तो यहाँ पर भी आपको बहुत वैरायटी की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। लाइक ट्रॉपिकल, इंडिया भी ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल तो भाई यहाँ देखने को मिलता ही है। किस तरफ? आपके तराई वाले इलाकों में, फुट हिल्स में, है ना। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दिखाई देगा। अल्पाइन रीजन्स में, सब अल्पाइन रीजन्स में जहाँ पर स्नोफॉल होता है, वहां पर टुंड्रा वेजिटेशन दिखाई देगी। फिर उसके बाद में आपको स्लोप्स पे, थोड़ी सी हाइट पे टेम्परेट वेजिटेशन दिखाई देगा। अल्पाइन मतलब ये सब आपको दिखाई देता रहता है, एल्टीट्यूड में चेंजेस के साथ ये सब होता है। तो इंडिया के माउंटेन्स को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहले आते हैं भाई आपके नदन, है ना, हिमालयाज वाले, ये जितना भी आपको ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, ये नदन माउंटेन फॉरेस्ट में आते हैं। और दूसरे आते हैं भाई हमारे सदर्न, यानी कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स वाले। मोस्टली हम वेस्टर्न घाट्स को ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा डेंस है। तो ये जो पॉकेट्स आपको दिख रही हैं, ये वेस्टर्न घाट्स की। तो नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो भाई नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट आपके कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं? ये फॉरेस्ट आपके उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, इतनी रेनफॉल चाहिए होती है इनको। और इनको टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 22 डिग्री सेल्सियस ना, यानी कि ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती, इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती। तो भाई ये फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये हमारे नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इन लद्दाख। लद्दाख वाला जो इलाका है, जो कश्मीर वैली वाला इलाका है, उसको छोड़ के, क्योंकि ये आपका होता है कोल्ड डेजर्ट। मैंने आपको बताया था ना, लद्दाख भाई हमारा, लाहौर और स्पीति, ये सब हमारे कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में आते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है इसी के अंडर में। ठीक है, उत्तराखंड भी आ जाता है, सिक्किम भी इसी में आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश की जगह भी आ जाती है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स के जो स्लोप्स है ना, जो स्लोप्स हैं इन एरियाज के, वो भी आपके नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में कवर हो जाते हैं।
अब यहाँ पर वेजिटेशन किस तरह की पाई जाती है? यहाँ पर आपका पेड़ पाया जाता है चीर का, जिसको पाइन बोलते हैं। पाइन का पेड़ पाया जाता है, ठीक है, मेन ट्री है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ भाई आपके ब्रॉड जो लीफ वाले ट्री हैं, ब्रॉड लीफ जो ट्री हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एल्टीट्यूड में क्या होता है ना, कि जितने ज्यादा पेड़ आपको, जो भी पेड़ दिखेंगे वो ज्यादा पॉइंटी लीव्स वाले होंगे, थोड़े ऐसे होंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको क्या है कि ब्रॉड लीफ वाले भी मिलते हैं, लाइक ओक हो गया, जामुन हो गया, एंड रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन हो गया, ये भी आपको मिलेगा। और बहुत सारी, इसको हिंदी में बुरांश कहते हैं, बुरांश का शरबत बनता है, काफी बढ़िया बनता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बुरांश, पहाड़ी लोग परिचित होंगे इससे, तो बुरांश बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम नॉर्मल बात करें तो भाई 1300 मीटर की हाइट तक कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? 1300 मीटर की हाइट तक यहाँ मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। और ये आपके मिलते हैं हिमालयाज के फुट हिल्स पे, क्योंकि 1300 की हाइट अगर हिमालयाज के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ये हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वो वाला इलाका आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि 1000 मीटर से लेके हम बात करें प्रॉपर 2000 मीटर तक, तो वहां हमें कौन से वेरिएशन देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर हमें वेट टेम्परेट टाइप के जो है फॉरेस्ट वो देखने को मिलेंगे, यानी कि बारिश भी होती है, तो टेम्परेट यानी कि माइल्ड टेम्परेचर वाले फॉरेस्ट दिखेंगे। और यहाँ पर आपको हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट भी दिखेंगे, है ना। मॉइस्ट मतलब कि यहाँ बारिश होती है, तो हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट भी दिखेंगे आपको 1000 से लेकर 2000 के एल्टीट्यूड पर। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो आपके हिल रेंजेस हैं, जो हायर हिल रेंजेस है वहां मिलेंगे। जो हिली एरियाज हमारे वेस्ट बंगाल के हैं वहां पर भी मिलेंगे। जो दार्जिलिंग वाला इलाका है वहां अगर आप जाएंगे तो वहां मिलेंगे। और तराई वाला इलाका है थोड़ा सा ऊपर, धौलाधार हो गया, मैक्लोडगंज, धर्मशाला वगैरह, यहाँ पर आपको लैंसडाउन वगैरह, यहाँ पर आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर और कौन सी वेजिटेशन जनरली प्रीडोमिनेंट है? तो देखो ओक मैंने आपको पहले बताया था, और चेस्टनट, ये जो वेजिटेशन है ये यहाँ पर प्रीडोमिनेंट है। ये आपके आते हैं एवरग्रीन ब्रॉड लीफ वाले में, ठीक है। इनके पत्ते होते हैं चौड़े, तो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ की कैटेगरी में आते हैं और ये जनरली यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा और बीच की बात करें, यानी कि 1500 से लेके 1750 मीटर के एल्टीट्यूड की बात करें, तो भाई यहाँ पर आपके पाइन के फॉरेस्ट जो होते हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, काफी वेल डेवलप्ड होते हैं, काफी ज्यादा डेंसिटी के लिए होते हैं, तो ये आपको वहां मिलेंगे। तो ये जो पाइन होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियली, कमर्शियली यानी कि टिम्बर में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, फर्नीचर में, हैंडीक्राफ्ट्स में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा कोल्ड हो गया भाई। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2225 से लेके 4000 मीटर के बीच में, तो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट आ जाता है ये आपका आ जाता है वेस्टर्न हिमालयन रेंज, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पाए जाते हैं हमारे प्रॉपर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, नुकीली पत्तियों वाले, है ना, क्वालिटी लीव्स वाले। यहाँ पर कौन सा कोई वेजिटेशन पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है देवदार, देवदार के घने पेड़ होते हैं। हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि नेटिव ऐसी जगह यहीं पर मोस्टली उगता है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिमालयन जो स्लोप्स है वहां पर मिलेगा। अब देवदार आपका जो है ये आपका ड्यूरेबल वुड है, यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो हाउस बोट्स हो या फिर चाहे अगर हम एग्जांपल ले लें पहाड़ी एरिया में जो वुड के मकान बने रहते हैं उनकी बात करें तो ये सब देवदार के बने होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपके चिनार और वॉलनट, है ना, अखरोट वगैरह, ये भी काफी मिलते हैं। और ये आपकी जनरली यूज किए जाते हैं कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट वगैरह में भी, ये इसी रेंज के आसपास मिलते हैं, ठीक है। ये दो पेड़ और मिलते हैं, ब्लू पाइन और स्प्रस, ये भी यहाँ पर अपियर होने लगते हैं। इतनी ज्यादा डेंस नहीं होते लेकिन ये यहाँ पर दिखने लगते हैं, ठीक है। अब इसी जोन में आपको जो है घास के मैदान, यानी कि चारागाह, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। अल्पाइन वाले नहीं, टेम्परेट वाले, माइल्ड टेम्परेचर में जो सस्टेन करते हैं, ठीक है, माइल्ड टेम्परेचर वाले, तो वो भी आपको यहाँ देखेंगे। फिर अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि 4000 से लेके 5300 मीटर की रेंज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा कि जो भी हमारे अभी तक के फॉरेस्ट है वो एल्पाइन और सब एल्पाइन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ होता है स्नोफॉल, ठीक है। अल्पाइन और सब अल्पाइन एरियाज हो जाएंगे, प्लस पास्चर्स में डेवलप हो रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको सिल्वर फर्स जो है वो देखने को मिलेगा, जुनाइपर्स वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पाइन्स तो भाई एवरग्रीन है सब जगह, बर्च हो गया, ठीक है, बर्च हो गया, रोडोडेंड्रॉन हो गया, यानी कि बुरांश, ये सब आपको वहां देखने को मिलेंगे। अब ये जो आपके पास्चर्स हैं, ये आपके बहुत सारे ट्राइब्स के लिए, ट्राइब्स जो उन्होंने यूज करते हैं, मैंने ट्राइब्स के बारे में पहले भी आपको बताया था। कुछ आपके गुज्जर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बकरवाल्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में गद्दीस और भूतियास। ये कुछ आपके ट्राइब्स हैं जो ट्रांसह्यूमंस के लिए इन जगहों को यूज करते हैं। सर्दी के टाइम में ये लोग वैली में आ जाते हैं, और गर्मी के टाइम में इन्हीं पास्चर्स में, ग्रासलैंड पे पहुंच के अपने जानवरों को चराते। फिर थोड़ा सा और ऊपर अगर हम जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मोजेस और लिचेस जो है वो वेजिटेशन का पार्ट में दिखने लगेंगे। ठीक है, ये आपकी आ जाती है टुंड्रा वेजिटेशन। प्रॉपरली पेड़ वगैरह नहीं होते, थोड़े से पैरासाइट की तरह होते हैं जो दूसरे पेड़ पे चिपक के उसका न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एंड देन इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दैट ओन। ठीक है, तो जो हिमालयाज की जो सदर्न स्लोप्स है, यानी कि इंडिया की तरफ जो स्लोप झुके हुए हैं, उनकी अगर बात करें तो वहां पर होती है थिकर वेजिटेशन। ठीक है, काफी ज्यादा पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपका जो प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जो रेनफॉल होता है, वो काफी अच्छा होता है। और जो नदर्न स्लोप्स है जो आपके झुके हुए हैं लद्दाख की तरफ, वहां पर इतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता। फिर अगर हम एल्पाइन पास्चर्स की बात करें तो एल्पाइन पास्चर्स को मार्व कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, और इनका नाम आ जाता है बुग्याल। ठीक है, बुग्याल इनको कहा जाता है उत्तराखंड और हिमाचल साइड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब अगर हम सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में पेनिनसुलर इंडिया के 3 पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा आ जाता है भाई, आपका वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, उसके बाद में आपको विंध्य और सतपुड़ा वाली रेंज आ जाती है। ठीक है, ये आ जाते हैं, और उसका सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो नीलगिरी जो है वो भी इसी के पार्ट आ जाते हैं। अब क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया के जो फॉरेस्ट है भाई, ये आपके क्या है, ये ट्रॉपिक्स के अंडर में आते हैं, है ना, ट्रॉपिक्स के अंडर में आते हैं ये। तो इनकी हाइट तकरीबन जाती है 1500 मीटर अबव मीन सी लेवल, इतनी इनकी हाइट जाती है। तो वेजिटेशन यहाँ का जो होता है उसको टेम्परेट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, टेम्परेट की कैटेगरी में रखा जाता है हायर हाइट्स पे। और वहीं जो आपकी लोअर रीजन्स है वेस्टर्न घाट्स के, जो लोअर हाइट वाले एरियाज हैं, उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, क्योंकि वो ट्रॉपिकल की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो लोअर हाइट्स वाले इलाके हैं, खासकर आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले इलाके। अब ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जो हायर हाइट्स पे होते हैं, इनको एक डिस्टिंक्टिव नेम से बुलाया जाता है, यानी कि इनको शोलास कहा जाता है। कहाँ, इनको नीलगिरी में भी शोला कहा जाता है, इनको अनामलाई जो हिल्स हैं उनमें भी शोला कहा जाता है, और पलानी जो हिल्स है, यहाँ पर ये जो 3 आपकी हिल रेंजेस हैं, यहाँ पर इन फॉरेस्ट को शोलास कहा जाता है। अब हम विंध्य की बात कर रहे थे, तो विंध्य और सतपुड़ा, ये जो 2 रेंजेस है ना, यहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट मिलेंगे वो आपके किस तरीके के होते हैं, वो आपके होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस, यानी कि बारिश होती है यहाँ पे, है ना, बारिश काफी इनको सपोर्ट करती है। और स्पीसीज कौन कौन सी मिलेगी भाई, स्पीसीज में आपको मिलेगी मैग्नोलिया, लॉरेल, शिनशोना और वाटर। ये आपकी कुछ यहाँ पर क्या है, वेराइटीज हैं, स्पीसीज है जो आपको देखने को मिलती है। तो दिस वाज अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, है ना, दलदल, मार्श, बॉग, स्वैम्प को कहा जाता है। तो इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो इनको हम नॉर्मली बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में वेटलैंड। वेटलैंड मतलब कि गीली हुई जमीन, ऐसी जमीन जहाँ पर पानी भरा रहता है ना। तो इंडिया के पास वेटलैंड हैबिटेट्स की एक बहुत रिच वेराइटी है। तकरीबन हमारे वेटलैंड्स का जो 70% है वो हमारे चावल की खेती में यूज किया जाता है, पैडी कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। टोटल एरिया इंडिया के वेटलैंड का है 3.9 मिलियन हेक्टेयर, इतना एरिया हमारा वेटलैंड के अंडर में आता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 ऐसी साइट्स हैं, कौन कौन सी, एक तो होगी चिलिका, ठीक है, चिलिका लेक उड़ीसा में पड़ता है आपका, और दूसरा हो गया केवला देव, यानी कि भरतपुर में
जो आपका नेशनल पार्क है ना, ये दो आपकी साइट्स ऐसी हैं जिनको वाटर फाउल हैबिटेट्स के तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है। क्यों प्रोटेक्ट किया गया है अभी बताता हूँ। इनको वाटरफॉल हैबिटेट्स के अंडर में प्रोटेक्ट किया गया है रामसर कन्वेंशन के थ्रू। ठीक है, बेसिकली बात क्या है कि रामसर कन्वेंशन आपका ईरान में एक सिटी है। ठीक है, 1971 में यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में ये रामसर कन्वेंशन जो है उस पर साइन किया गया था। बहुत सारी आपकी सरकारें आई थी, इधर उधर के देश आए थे, उन लोगों ने एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी को क्या किया, साइन किए। वो साइन करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी कि भाई हमारे जो वेटलैंड्स हैं, उनके जो ऐसे वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई कैसे डिसाइड होगा कि भाई कोई भी वेटलैंड किसी कंट्री का जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखो, अगर हम केवला देव की बात करें, चिल्का की बात करें, तो ये आपके बहुत वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेंट्रल एशिया से या फिर इधर से उधर से जब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो वहां के जो बर्ड्स हैं थाउजेंड्स और लैक्स की संख्या में, वो क्या करते हैं, इंडिया या फिर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो और वहाँ सस्टेन कर पाए। तो भरतपुर में, केवलादेव में आते हैं, चिल्का में आते हैं, और इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो माइग्रेट करके आते हैं। तो ऐसी जगहों को क्या है, ऐसी जगहों को वेटलैंड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है जो इंटरनेशनल आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। तो उन्हीं को रामसर कन्वेंशन के हिसाब से डिजिग्नेट किया जाता है। ऐसी जगहों को रामसर साइट्स बोला जाता है। ठीक है, रामसर साइट्स बोला जाता है। तो इंडिया में रामसर साइट्स आपकी 75 के आसपास है। ठीक है, इतना हम लोगों ने डिजिग्नेट किया है। 2022 में जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उसमें लक्ष्य रखा गया था कि भाई हमारी कंट्री की वेटलैंड्स को तकरीबन 75 के आसपास पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद उसको और ज्यादा बढ़ाया गया। तो अभी अगर हम देखें हमारी कंट्री की जो वेटलैंड्स हैं उनको हमने 8 कैटेगरीज में डिजिग्नेट किया है एरिया के हिसाब से। ठीक है, जैसे पहला आपका आ जाता है, कौन सा, पहला आ जाता है आपके रिजर्वॉयर्स। कहाँ के रिजर्वॉयर्स? रिजर्वॉयर्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। रिजर्वॉयर्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में आपके जो सदर्न इंडिया के लगून्स आते हैं, ठीक है, लगून्स हो गए, और बाकी जो वेटलैंड्स हो गए, कहाँ के, सदर्न इंडिया के वेटलैंड, सॉरी, सदर्न इंडिया के। ठीक है, सदर्न वेस्ट कोस्ट के, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये जो एरिया आता है भाई हमारा, ये हमारी पहली कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद दूसरा आता है भाई हमारा सलाइन एक्सपेंसिव, यानी कि नमक वाले बहुत सारे वेटलैंड्स। कहाँ के, गुजरात, सॉरी, राजस्थान के, गुजरात के और कच्छ के, गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाले। ठीक है, ये वाले आ जाते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी में। थर्ड हमारे आ जाते हैं गुजरात के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के फ्रेश वाटर वाले इलाके। कौन कौन से भाई? ये जो आपका भरतपुर मैंने बताया था, ये जो एमपी का चंबल वगैरह वाला इलाका आ जाता है, और ये कुछ गुजरात का जो इधर वाला इलाका है, ये सब आ जाते हैं नर्मदा की विसिनिटी वाला। ये सब आपके सेकंड थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, फ्रेश वाटर वाले लेक्स हैं और रिजर्वॉयर्स। फोर्थ कैटेगरी भाई आती है हमारी कौन सी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, यानी कि ईस्ट कोस्ट की। ईस्ट कोस्ट के इलाके कौन से आ जाते हैं आपकी, जो डेल्टा है वहाँ के। ईस्ट कोस्ट का आपको पता भाई बहुत सारी नदियों के डेल्टा बनते हैं, तो डेल्टा हो गए वहाँ के जो लगून्स हो गए, और आपका जो चिल्का लेक वगैरह है, ये सब आ जाता है भाई हमारा फोर्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी में भाई हमारा जो गैंगेटिक प्लेन है, यानी कि जो हमारा तराई वाला इलाका है, फ्रेश वाटर मार्शेस। गैंगेटिक प्लेन का जो तराई वाला इलाका है, जो मार्शेस है भाई वहाँ के, ये आपके फिफ्थ कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये वाले। फिर सिक्स्थ कैटेगरी में भाई कौन आता है भाई, सिक्स्थ कैटेगरी में हमारे आते हैं ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स, यानी कि असम वैली के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो हमारे सिक्स्थ कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ आपके नॉर्थ ईस्ट हिल्स के और हिमालय के जो फुट हिल्स के जो स्वाम्स हैं, वो भी आपके आ जाते हैं सिक्स्थ कैटेगरी में, यहाँ वाले इलाके और जो थोड़ी इधर वाले। सेवंथ कैटेगरी में भाई हमारे आ जाते हैं कश्मीर और लद्दाख के फ्रेश वाटर लेक्स एंड सॉल्ट लेक्स। ठीक है, जो ग्लेशियर लेक्स है, बाकी सारे लेक्स हैं आपके माउंटेन रीजन के, कश्मीर के, जैसे सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हो गया, सोमोरीरी लेक हो गया, वुलर लेक हो गया, ये सब हो गए आपके, पेंगोंग सो वगैरह हो गए, ये सब इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर एट्थ कैटेगरी आ जाती है भाई हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के मैंग्रोव फॉरेस्ट।
मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं अभी आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये आपने कुछ 800 जगह जो है डिजिग्नेट की है। तो इनमें से किसी भी वेटलैंड को डिक्लेयर होने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, आप इंटरनेशनली काफी ज्यादा जरूरी है। ये किस हिसाब से डिटरमाइन होगा, तो भाई ऐसी जगहों को आपकी बहुत सारी वनरेबल, इंडेंजर्ड और इसके साथ साथ थ्रेटन, थ्रेटन मतलब किसी ने धमकी नहीं दी है लेकिन वो खतरे में है। तो थ्रेटन जो आपकी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, बर्ड स्पीसीज होती है तकरीबन किससे ज्यादा, 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स जो आपके होते हैं, उनको किसी भी जगह को सपोर्ट करना चाहिए, तभी उनको वेटलैंड की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लिटरल एंड सॉन्ग फॉरेस्ट। इसमें जो वेटलैंड साइट्स आपकी ज्यादा जरूरी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम करंट अफेयर्स के थ्रू कवर करते हैं, क्योंकि वो आपकी थोड़ी सी ज्यादा चर्चित होती हैं, ज्यादा करंट अफेयर्स वगैरह में होती हैं। सारी साइट्स तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो उसमें जरूरी जरूरी साइट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, करंट अफेयर से कवर करेंगे। नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स आपकी होती है झाड़ियां। कैसी झाड़ियां, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग श्रब्स होते हैं, प्लस बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ये कहाँ होते हैं भाई, ये आपके उगते हैं डेंस और थिक फॉरेस्ट में, बड़े बड़े घने जंगल होते हैं वहां उगते हैं। बट अलोंग कहाँ पर, अलोंग मडी यानी कि दलदली वाले इलाके में, या फिर सिल्टी ट्रॉपिकल कोस्ट, समुद्र के आसपास, ठीक है। समुद्र के आसपास वाला जो इलाका होता है, आप देखो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट सब जो है समुद्र कोस्टल एरियाज में हो रहे हैं, है ना। तो समुद्र के आसपास वाले इलाके में ये आपके जनरली होते हैं। ये आपके ऐसे कोस्ट में होते हैं जहां पर आपके सॉल्ट के मार्शेस होते हैं, यानी कि नमकीला नमकीन दलदल होता है, टाइडल क्रीक्स होती हैं, छोटी छोटी जगह जहां पर पानी भरा रहता है समुद्र के पास में, मड फ्लैट्स होते हैं, यानी कि आपके दलदली इलाके आ जाते हैं सपाट, ठीक है, एस्चुरीज आ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ही नर्मदा और तापी बनाती है ना, तो ये सब जगह होती है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट थ्राइव करते हैं। बहुत वैरायटी के इनके पास होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज, क्योंकि इनके पास समुद्र का पानी आता रहता है। समुद्र का पानी आता रहता है तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये हैबिचुअल हो जाते हैं कि भाई ये सॉल्ट टॉलरेंट हो जाए, क्योंकि सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होंगे तो भाई ये आपके वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सॉल्ट टॉलरेंट हो जाते हैं, नमकीन पानी को बर्दाश्त करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जनरली आपके ये जो फॉरेस्ट होते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स वगैरह हैं, इनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट देते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका पानी जो रहता है स्टेगनेंट रहता है, ज्यादा फ्लो नहीं करता, पानी स्टेगनेंट रहता है, जमा हुआ रहता है, दलदल टाइप का बन जाता है। टाइडल फ्लोज हालांकि होते रहते हैं, यानी कि समुद्र का पानी इन फॉरेस्ट में आता जाता रहता है। कहाँ कहाँ पर हाईली डेवलप्ड है, तो भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का काफी ज्यादा डेवलप्ड है। सुंदरबन जो भाई वेस्ट बंगाल के हैं, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के। उसके बाद में फिर आपके और रीजन्स में आ जाता है ये महानदी, ये जो पूरा ईस्टर्न कोस्ट वाला इलाका है ना, महानदी गोदावरी कृष्णा रिवर का जो भी डेल्टाज है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इसके साथ साथ ये आपके उड़ीसा, ये जो उड़ीसा स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, और जो कोस्टल एरियाज हमारे आ जाते हैं, कच्छ के काठियावाड़ वाला जो रीजन आ जाता है जो मैंने आपको बताया था, और गल्फ ऑफ खम्बट, यहाँ पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट काफी ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब ये आपके ऐसी जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर टाइड्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं, है ना। समुद्र का पानी आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, तो ऐसी जगहों पर ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। कई बार इनके जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो 30 मीटर की हाइट तक भी ले लेते हैं, और इनको फ्यूल के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनका एक और फंक्शन क्या होता है, तो ये आपकी शील्ड की तरह काम करते हैं, यानी कि ये आपकी ढाल की तरह काम करते हैं, जो एक बफर बन जाते हैं। किसके बीच में बफर बन जाते हैं, यानी कि भाई ये ओशन का पानी है, यहाँ पर हमारे मैंग्रोव्स खड़े हुए हैं, तो ओशन के पानी को ज्यादा अंदर आने से क्या करते हैं, अंदर आने से रोकते हैं, है ना। मतलब कि सी इरोजन हो रहा है, समुद्र का पानी अंदर आ रहा है, उसके लिए बफर का काम करते हैं, पानी को रोकते हैं काफी हद तक। सी सर्ज हो रहा है, यानी कि पानी के लेवल में बढ़ोतरी हो रही है ना। सी सर्ज आता है तो क्या होता है कि पानी के लेवल में रेनफॉल या किसी और रीजन की वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, और जो आसपास कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर पानी आता है, फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है, तो इसको रोकना भी इनका काम है। साइक्लोन्स के दौरान में भाई पानी काफी ज्यादा आता है, सुनामी के टाइम पे भी काफी ज्यादा पानी आता है,
तो इनको रोकने का काम जो है इनका मैंग्रोव्स का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई जो डोमिनेंट स्पीसीज है वो पाई जाती है सुंदरी ट्री की। सुंदरी ट्री को साइंटिफिकली नाम है हेरिटेरा माइनर। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक और नाम है, दैट इज कांडला। इसको कांडला नाम से भी बुलाया जाता है। सुंदरी के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो किस लिए यूज किए जाते हैं? वो कपड़ों की डाइंग के लिए यूज किए जाते हैं काफी ज्यादा। और सुंदरी के जो ट्रीज होते हैं, वो उनका जो तना होता है, स्टेम होती है, वो टिम्बर के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन और बोट मेकिंग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो अगर हम लेटेस्ट असेसमेंट की बात करें तो इंडिया में कितने मैंग्रोव है? 4650 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो मैंग्रोव्स के अंडर में आता है, यानी कि हमारी कंट्री के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.14% है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि हम मैंग्रोव्स का जो पोर्शन है वो बढ़ाएं, ताकि एक बफर सिस्टम प्रॉपर तरीके का क्रिएट हो सके और कोस्टल एरियाज जो है वो काफी हद तक बचे रह सके। लास्ट पॉइंट, कोरल। कोरल यानी कि मूंगा, इसको हिंदी में कहा जाता है मूंगा, मूंगों की चट्टाने कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये आते हैं प्लांट्स की कैटेगरीज में है। तो देखो, इंडिया में 4 मेजर कोरल रीफ के एरियाज हैं जिनको कंजर्व किया जाना है, जिनका मैनेजमेंट किया जाना है। पहला आ जाता है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, दूसरा ये गोवा के आसपास और महाराष्ट्र के आसपास मालवन वाला इलाका। ठीक है, तीसरा आ जाता भाई हमारा लक्षद्वीप वाला इलाका, यहाँ पर तो काफी स्कूबा डाइविंग भी की जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक वे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपकी कुछ जगह हैं जहां पर कोरल जो रीफ्स हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, मेरीन एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है ये। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि भाई कोरल जो है वो कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, तो उस ऑप्शन में गल्फ ऑफ कच्छ था। लक्षद्वीप से कौन कौन सी जगह नहीं पाए जाते? गल्फ ऑफ कच्छ था, वहां पाया जाता है। लक्षद्वीप में पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, अंडमान और निकोबार में भी पाया जाता है। लेकिन जो गल्फ ऑफ खम्बट है, गल्फ ऑफ कैम्बे जो है, यहाँ पर भाई हमारे कोरल्स नहीं पाए जाते। तो सिंपल क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के आते हैं, यानी कि ये चैप्टर कवर करवाने के बाद जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के, तो आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी काफी सारे फैक्ट्स हैं। लाइक फॉरेस्ट कवर के बारे में हमें डेटा पढ़ना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में हमें पढ़ना है, हमें फॉरेस्ट्री के टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई आपकी, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, इन सब के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। ठीक है, सीएपीएफ के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट तो निकल गया भाई, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते इतना ज्यादा। तो सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए, इन तीनों एग्जाम्स के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो कंटेंट है ज्योग्राफी का, यहाँ से कवर होगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड इन्फॉर्मेशन, कई लोग पूछ रहे थे तो सीएपीएफ का बैच, यस, इस बार हम लोग सीएपीएफ का एक 4 से 5 महीने वाला जो कोर्स है वो लॉन्च करेंगे, जिसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 अच्छे से थॉरोली कवर करें। सीडीएस का नेक्स्ट बैच जो है आप पे रजिस्ट्रेशन अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बैच जो हमारा मई से स्टार्ट होगा, 2 बैच रहेंगे, एक मई से और एक प्रोबेबली जून से स्टार्ट हो। ठीक है, और सीएपीएफ का जो बैच है वो भी शायद मेरे ख्याल से अप्रैल के मिड से स्टार्ट हो जाएगा। तो कीप एन आई ऑन अवर इंस्टाग्राम पेज, जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर नज़र बना के रखिए, जो व्हाट्सएप है उसको भी देखते रहिए, टेलीग्राम पे भी देखते रहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी जगह एक साथ आएगी, यूट्यूब पे तो आएगी ही आएगी। तो कीप एन आई, जस्ट बी अपडेटेड, क्योंकि जब आपकी डेडलाइन निकल जाती है उसके बाद हम एडमिशंस नहीं लेते। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ। अब 60 डेज में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, हार्डली 60 डेज बचे हुए हैं, जान लगा देनी है। ज्योग्राफी में तो भाई हमें पूरे पूरे मार्क्स लेके आने हैं, हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है, बाकी सारे एमसीक्यूज और सारा पोर्शन जो है सब कुछ शेयर होता रहता है आपका टेलीग्राम वगैरह पे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू।